मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो आईआईटी के 6 सेशंस निकल चुके हैं 21, 22 और 23 को, वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा। सब लोग रॉक स्टार्स हो, रॉक करके आओगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। कल 2 सेशंस और बचे हुए हैं, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स हु आर अपियरिंग टुमारो। आज हम लोग अपनी ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट सीरीज से में 3 सवाल लेकर आप लोगों के लिए आए हैं। जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में कहा है जो इस सीरीज का है, कि हम इसमें उन क्वेश्चंस को चुनते हैं जो 1970s, 1980s और 1990s में आईआईटी में आए हैं, और आज भी उनके अंदर उतना ही पोटेंशियल है कि वो उसी फॉर्म में एज इट इज या किसी डिफरेंट पैटर्न में पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्ट जो उसके अंदर रहता है, अंडरलाइन कॉन्सेप्ट, वो वैसा ही रहता है। ये हमने देखा था अपने 21 तारीख के जो सेशन में हमारे पास क्वेश्चन आया था, कोसेक 10 माइनस रूट 3 सेक 10 वाला। वो 1980s का एक सवाल था। कॉन्सेप्ट सेम था, अंडरलाइन कॉन्सेप्ट सेम था, बट वैल्यूज चेंज हो गई थी। तो हमारे लिए ज़रूरी है उन कॉन्सेप्ट्स को समझना। फिर उसके बाद वो सवाल किसी भी पैटर्न में हमारे पास आ जाए, किसी भी वैल्यूज़ के साथ आ जाए, कभी भी आ जाए, हम उसको कर सकते हैं। तो हमारी टीम ने आज 3 क्वेश्चंस चुने हैं आप लोगों के लिए, जो अपने आप में कॉन्सेप्चुअली बहुत रिच हैं। देखने में वो लगेगा कि बहुत आसान है, आसान सवाल है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, हम उसको लगाते हैं 3 सवाल। पहला सवाल हमारा है 1986 से। द डिटर्मिनेंट, ये एक 3 क्रॉस 3 की डिटर्मिनेंट है, जिसमें ए बी, ए अल्फा प्लस बी, बी सी, बी अल्फा प्लस सी, ए अल्फा प्लस बी, बी अल्फा प्लस सी, जीरो। इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू उन्होंने कही है जीरो के बराबर है। देन वी हैव टू सी की इन चारों में से क्या क्या ट्रू है। ये जो पूछा गया था, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, इसमें मोर देन वन ऑप्शन भी सही हो सकता है। तो सबसे पहले हमें इस डिटर्मिनेंट को देखना है। पहले हम लोग इस डिटर्मिनेंट को ऑब्जर्व करके देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें दे रखी गई हैं। देखिए, यहां पर हमको ए दे रखा है, यहां पर बी दे रखा है, और यहां पर ए अल्फा प्लस बी दे रखा है। पहला पॉइंट। दूसरा, सेकंड कॉलम में देखा जाए तो यहां बी दे रखा है, यहां सी दे रखा है, यहां बी अल्फा प्लस सी दे रखा है। थर्ड कॉलम की तरफ मैं अभी नहीं आ रहा हूं। क्या अगर मैं ए में अल्फा मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो है यानी ए वन वन में अगर अल्फा मल्टीप्लाई कर दो, बी से ऐड कर दूं, तो क्या ये ऑलमोस्ट ऐसा ही नहीं दिखेगा? इसको अगर मैं अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं, बी अल्फा हो जाएगा, सी में ऐड कर दूं, तो ये कुछ ऐसा ही दिखेगा। पर यहां पर अगर हम ऐसा करेंगे तो ये ऐसा नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर ऐसा दिखता तो ये पूरी वैल्यू जीरो आ ही रही है, और सवाल हमारा इसी जगह पे आ जा रहा है कि अगर ये जीरो है तभी वो सॉल्व हो पा रहा, तभी हम इन चारों में से कुछ डिड्यूस कर पाएंगे। तो हमारे सवाल का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ये वैल्यू जीरो नहीं है, ये वैल्यू जीरो दे रखी है। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट को। हम सबसे पहले हमने समझ लिया हमें करना क्या है। हम इसमें जो पहला ऑपरेशन करने जा रहे हैं वो है R3 में से हम घटाएंगे अल्फा टाइम्स R1 प्लस R2। अगर ऐसा करेंगे तो हमें मिल जाएगा, देखिए गौर से देखिएगा हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर। ये दे देगा मुझे ए, ये दे देगा मुझे बी, ये दे देगा ए अल्फा प्लस बी माइनस ए अल्फा माइनस बी। यहाँ पर मुझे मिल जाएगा बी सी, ये दे देगा मुझे बी अल्फा प्लस सी माइनस बी अल्फा माइनस सी। यहाँ पर मुझे मिल जाएगा ए अल्फा प्लस बी, बी अल्फा प्लस सी, और जीरो लिखने के बाद मैं माइनस करूंगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा, और इसको एज इट इज मैं ऐड कर दूंगा बी अल्फा प्लस सी। यहां पर ऐड हो जाएगा बी अल्फा प्लस सी। ये मुझको क्या दे देगा? ये मुझको दे देगा ए बी, यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। ये मुझको दे देगा यहाँ पर जीरो, यहाँ पर आ जाएगा बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर जीरो। ये मुझे दे देगा ए अल्फा प्लस बी, बी अल्फा प्लस सी माइनस ऑफ ए अल्फा स्क्वायर
प्लस 2b अल्फा प्लस c। ये अच्छा, ये किसके बराबर दे रखा है? इक्वल टू 0 गिवन। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो कैन वी एक्सपैंड इट अलोंग R3? हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ज्यादा से ज्यादा 0 लेते हैं और उसके अलोंग एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंडिंग R3 we get minus of a alpha square plus 2b alpha plus c, और यहां से आ जाएगा ac minus b square। ac minus b square is equal to 0. This implies a alpha square plus 2b alpha plus c is equal to 0, और ac minus b square is equal to 0। अब देखिए ये मुझे क्या दे देगा? ये दे देगा ac is equal to b square। This implies a b c r and gp। देखिए ऑप्शन में दे रखा है कि नहीं? यस, ये हमको दे रखा है यहाँ पर ए बी सी आर एन जी पी। हमारा एक ऑप्शन हो गया बी, जो कि आंसर का पार्ट बनेगा। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। हमको ये दे रखा है, अगर गौर से देखें तो इससे हमें क्या पता लगता है? x इज इक्वल टू अल्फा satisfies the equation ax square plus 2bx plus c is equal to 0. That is, x minus alpha is a factor of ax square plus 2bx plus c is equal to 0। क्या ये भी हमको ऑप्शन में दे रखा है? ये भी चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। यस, ये भी हमको दे रखा है x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यानी हमारा ऑप्शन हो गया बी एंड डी। देखिए ये सवाल कॉन्सेप्चुअली काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे मिलते जुलते काफी सवाल आगे आएंगे, और हमें यहाँ पर ये देखना था कि हम डायरेक्टली डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करके कर दें तो ये एक मेस क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। हमने क्या किया, सिंपली ये चीज देखने की कोशिश की कि कैसे हमको मैक्सिमम जीरोस मिल जाए किसी एक रो में या कॉलम में। हम ये सेम चीज इस तरीके से भी अप्लाई करके देख कर सकते थे, यानी C1 को अगर मैं लेता यहाँ पर और C2 लेता, तो C1 को मैं मल्टीप्लाई करता ए अल्फा से, B को ऐड करके इसमें से घटा देता तो ये आ जाता। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जैसे मैंने R1, R2 और R3 लेकर सॉल्व किया है, आप लोग इसको C1, C2, C3 लेकर सॉल्व करिए और देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं। आंसर तब भी यही आएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करने से ही चीजें और क्लियर होती हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे बहुत खूबसूरत सवाल की तरफ। ये सवाल 1992 में आया है। फॉर फिक्स्ड इंटीजर n, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है। पॉजिटिव इंटीजर इसलिए दे रखा है क्योंकि हमसे यहाँ पर फैक्टोरियल की बात की गई है, और फैक्टोरियल पॉजिटिव नंबर्स के साथ ही, पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ ही आता है। फॉर अ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर n, इफ triangle is equal to, if delta is equal to n factorial, n plus 1 factorial, n plus 2 factorial, सेकेंड रो में n plus 1 का फैक्टोरियल, n plus 2 का फैक्टोरियल, n plus 3 का फैक्टोरियल, और रो 3 में n plus 2 का फैक्टोरियल, n plus 3 का फैक्टोरियल, n plus 4 का फैक्टोरियल दे रखा है, then we have to show that lambda is delta is divided by n फैक्टोरियल का क्यूब माइनस 4 इज डिविजिबल बाय n। ये उस समय एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था। आज के समय में ये चीज पूछी जा सकती है कि क्या ये n से डिविजिबल है कि नहीं, या ये इंटीजर है कि नहीं। इस तरीके की चीजें पूछी जा सकती हैं। तो हम इसी चीज को देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम देखिए पहले क्या कर रहे हैं कि ये सवाल देखने में थोड़ा सा डरावना है। n फैक्टोरियल, n plus 1 फैक्टोरियल, n plus 2 फैक्टोरियल, सारे फैक्टोरियल दे रखे हैं, और हम भी जानते हैं कि n फैक्टोरियल होता क्या है। n फैक्टोरियल होता है 1 into 2 into 3 into 4, it goes on till n। यानी 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 1 into 2 into 3 which is 6, एंड 4 फैक्टोरियल हो जाएगा कि 1 से लेकर उस n तक आने के जितने भी इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं उस सबका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये। देखिए n फैक्टोरियल तो हमें क्लियर हो गया। n plus 1 फैक्टोरियल क्या होगा? n plus 1 फैक्टोरियल हो जाएगा 1 into 2 into 3 till n into n plus 1।
मैं इस पार्ट को n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ और बचेगा यहाँ पर n+1। यही हमारे क्वेश्चन की लाइफ लाइन है। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो हम ये पूरा सवाल आराम से कर सकते हैं, हमें इसमें दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसको लिखा कैसे जा सकता है। इस पूरी रो में सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन सा है? n फैक्टोरियल। इस रो में सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन सा है? n+1 का फैक्टोरियल। इस रो में सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन सा है? n+2 का फैक्टोरियल। क्योंकि अगर मैं ये कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर n+1 बचेगा, यहाँ पर n+1 इंटू n+2 बचेगा। टेकिंग n फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल, n+2 फैक्टोरियल कॉमन फ्रॉम R1, R2 एंड R3 गेट। इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं ताकि और क्लियर रहेगा, बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर मिल जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, n+1 का फैक्टोरियल, ये मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ है, इनटू n+2 का फैक्टोरियल। ये मुझे दे देगा 1, यहाँ पर आ जाएगा n+1, यहाँ पर आ जाएगा n+1 इंटू n+2, यहाँ पर बना जाएगा, यहाँ पर भी बना जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा n+2, यहाँ पर आ जाएगा n+2, n+3, यहाँ पर आ जाएगा n+3 और यहाँ आ जाएगा n+3 इंटू n+4। देखिए अब हमारे पास में कॉमन लेने के लिए कुछ नहीं बचा। अब जब हमारे पास किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सारे एलिमेंट 1 आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं उस केस में? हम मल्टीप्लाई करके हम मैक्सिमम जीरोस लाने की कोशिश करते हैं। वो हम कैसे लेकर आएंगे? हम सिंपली करते हैं R3 में से घटा देते हैं R1 को और R2 में से भी घटा देते हैं R1 को। वी गेट, देखिए यहां पर आ जाएगा n फैक्टोरियल, n+1 का फैक्टोरियल, n+2 का फैक्टोरियल, दिस विल गिव मी 1 0 0। देखिए ये n+1 n+2 यहाँ दे रखा है, उसमें से n+1 घटाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा सिंपली 1, n+3 में से n+1 घटाऊंगा तो मुझे यहाँ मिल जाएगा 2। अब यहाँ मुझे मिलेगा n+1 n+2। अब देखिए इसमें से इसको घटाता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं n+2 अगर कॉमन लेता हूँ इन दोनों में से तो मुझे मिल जाएगा n+3 माइनस n माइनस 1, यहाँ पर ये आ गया और यहाँ मुझे मिल जाएगा n+3 n+4 माइनस n+1 n+2। ये हमारे पास आ गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये मुझे क्या दे देगा, अगर गौर से देखो तो ये मुझे दे रहा है n+2 इंटू n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिंपली 2 बचेगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स n+2। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं। ये मुझे दे देगा n² प्लस 4n प्लस 3n माइनस 12 minus of n square minus 2n minus n minus 2. This n square, this n square will cancel, will get cancelled. Minus ये with 3n और यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4n प्लस 10। हमारे पास क्या मिला? नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ गई n फैक्टोरियल, n+1 का फैक्टोरियल, n+2 का फैक्टोरियल। ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। और देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा n+1 1 n2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास n+1 1 n2, यहाँ पर आ जाएगा हमारा n+1 n2 n+2, यहाँ पर 2 टाइम्स n+2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4n+10। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग मैक्सिमम जीरो कहाँ पर है, C1 में। तो हमको मिल जाएगा n फैक्टोरियल n+1 का फैक्टोरियल n+2 का फैक्टोरियल और यहाँ मिल जाएगा, इसके अलावा करेंगे ये मुझको दे देगा 4n
रहेगा 4n plus 10 minus 4n 2 into 2 into 2 minus 8. This will give me n factorial n plus 1 का factorial n plus 2 का factorial into 2. ये आया है। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है डेल्टा अपॉन n फैक्टोरियल का क्यूब माइनस 4 की वैल्यू क्या है, और जो वैल्यू आ रही है अगर उसमें n का मल्टीपल आता तो हमें बता देंगे कि वो n से डिविजिबल है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर n फैक्टोरियल का क्यूब दे रखा है, पर यहाँ तो ऐसी कोई चीज नहीं दे रखी है, हमें इसको डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। डीकंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, अब देखिए ये n फैक्टोरियल मैंने ऐसे ही लिख दिया कि इसको मैं लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन, इसको मैं n फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन इंटू n प्लस टू इंटू टू लिख सकता हूँ, आराम से। तो अब देखिए यहाँ पर एक n फैक्टोरियल, दूसरा n फैक्टोरियल, तीसरा n फैक्टोरियल, हमें क्या मिल गया n फैक्टोरियल का क्यूब इंटू n प्लस वन, यहाँ पर n प्लस वन है, यहाँ पर n प्लस वन इसका स्क्वायर n प्लस टू इंटू टू। अब देखिए हमें क्या मिलता है, हम यहाँ पर आ जाते हैं, डेल्टा डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल का क्यूब इज 2 टाइम्स n प्लस वन का स्क्वायर n प्लस टू, ये हमको मिल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस वन इंटू n प्लस टू, इसको लिखा जा सकता 2 टाइम्स n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस n प्लस टू, इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस टू, इसको लिखा जा सकता है 2 ब्रैकेट n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4, और यहाँ पर दे रखा है हमको डेल्टा अपॉन n फैक्टोरियल का। मैं अगर यहाँ ले जाता हूँ तो मुझको मिल जाएगा डेल्टा अपॉन n फैक्टोरियल क्यूब माइनस 4 इज इक्वल टू 2, यहाँ से n कॉमन लिया जा सकता है n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 5, यानी ये हो जाएगा n इंटू के। यहाँ पर k की वैल्यू दे रखी है 2 टाइम्स n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 5, तो इससे क्या हो गया, इससे हमको मिल जाता है दैट डेल्टा अपॉन n फैक्टोरियल का क्यूब माइनस 4 इज डिविजिबल बाय n, और यही चीज हमको लानी थी। तो ये चीज आप लोगों को बच्चों लोग क्लियर हो गई, ये कैसे हम लोगों ने किया। मैं एक बार फिर से इसका एक छोटा सा रिकैप कर देता हूँ। देखिए ये सवाल देखने में अपने आप में एक मॉन्स्टर टाइप का लगेगा कि ये क्या आ गया, और हम लोग को लगेगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। हमें इस बायस में नहीं पढ़ना है, या हमें प्रेजुडिस होकर सवाल नहीं करना है कि कैसे हो पाएगा। बायस का मतलब कि हमने पहले ही सोच रखा है कि सवाल बहुत कठिन है। सवाल कठिन तब होता है जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें कोई भी सवाल किसी भी तरीके से आकर परेशान नहीं कर सकता है। तो हमने फैक्टोरियल की डेफिनेशन का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर पेन का थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, उससे और क्लियर रहेगा। हमने यहाँ पर फैक्टोरियल की डेफिनेशन का इस्तेमाल किया, और उससे हमने n फैक्टोरियल n प्लस वन का फैक्टोरियल n प्लस टू का फैक्टोरियल कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद क्या हुआ कि हमारे पास ये एक डिटर्मिनेंट आ गया। सिंस यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 वन दे रखे थे, और हमारे पास अगर किसी एक रो में या एक कॉलम में सारे वन आ जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उन वंस का इस्तेमाल करके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस लेते हैं। वही हमने किया। उससे हमको क्या फायदा मिला कि हमको एक बहुत सिम्पलिस्टिक डिटर्मिनेंट मिल गई, जिसमें दो जीरो आ गए हमारे C1। इसके बाद हमने C1 के अलाउंग एक्सपेंड किया, और हमको ये मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर फिर से हमने डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल का इस्तेमाल किया, और हमने इसको सॉल्व किया। देखिए हमारे पास दिक्कत तब तक रहती जब तक हमें डेफिनेशन नहीं आ रही थी। डेफिनेशन के बाद ये सवाल बहुत आसान हो गया, और हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करके ये दिखा दिया कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 2 टाइम्स n इंटू एन स्क्वायर प्लस 4n प्लस 5 के बराबर आ रही है। जब n बाहर आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये n से डिविजिबल होगा। तो ये था हमारा दूसरा ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, और ये उस समय सब्जेक्टिव पूछा गया था। जरूरी नहीं कि ये आज भी सब्जेक्टिव है, पर हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। चलिए अब हम एक लास्ट सवाल करते हैं जो हमको पूछा गया है 1991 में। ये सवाल भी अपने आप में बहुत अच्छा है। इसको पहले समझ लेते हैं कि क्या दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है कि हमारे पास देखिए डिटर्मिनेंट है जिसमें पी बी सी ए क्यू सी ए बी आर, यानी हमारे पास ए बी सी पी क्यू आर, ये छह हमको क्या कहते हैं, वेरिएबल्स दे रखे हैं। ये बताया गया हमको कि ए इज नॉट इक्वल टू पी है, ए इज नॉट इक्वल टू पी है, बी इज नॉट इक्वल टू क्यू है, और सी इज नॉट इक्वल टू आर है। इससे हमें क्या फायदा मिलेगा, ये क्यों दे रखा गया है? पहले हमको ये सोचना होगा कि जो भी हमको इन्फॉर्मेशन दी गई है हमको क्यों दे रखी गई है। ई इज नॉट इक्वल टू पी दे रखा गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस पी इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज पी माइनस ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स हम इसको डिनोमिनेटर में यूज कर सकते हैं। सिमिलरली q माइनस बी को हम डिनोमिनेटर में यूज कर सकते हैं, हम r माइनस सी को भी डिनोमिनेटर में यूज कर सकते हैं, विदाउट द फियर कि इंफिनिटी की तरफ ना चला जाए, क्योंकि हमको पहले से दे रखा गया है a p के बराबर नहीं है, b q के बराबर नहीं है, और c r के बराबर नहीं है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखी है। और ये ध्यान दें कि जो डिटर्मिनेंट है बहुत सिंपल सा, देखने सा एक मासूम सा डिटर्मिनेंट है जो जीरो के बराबर है। इस डिटर्मिनेंट से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये भी सब्जेक्टिव सवाल था इसलिए इसमें ऑप्शंस में नहीं दे रहा हूँ, हम इसको करेंगे। और आज के समय में ये ऑप्शंस के साथ ये सवाल बहुत आसानी से पूछा जा सकता है, और जितनी आसानी से पूछा जाएगा उतनी ही आसानी से हम इसको भी सॉल्व करने जा रहे हैं। सवाल उतना कठिन नहीं है जितना देखने में लग रहा है। ठीक है, अब हम एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर p माइनस से दे रखा है। अगर मैं सेकंड रो को मैं घटा देता हूँ फर्स्ट रो में से, तो p माइनस ए मिल जाएगा, b माइनस क्यू मिल जाएगा। p माइनस ए, b माइनस क्यू, भले ही वहां पर q माइनस बी दे रखा है पर हमको समथिंग लाइक दिस मिल जाएगा, पर यहाँ पर जीरो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम है कि कैसे डिनोमिनेटर के मैक्सिमम टर्म्स आ सकते हैं। अगर हम सिमिलरली इस तरीके से करें, p माइनस ए b माइनस बी कर दे, यानी आर वन में से आर थ्री को घटा दे, तो भी हमको p माइनस ए मिल जाएगा, c माइनस आर मिल जाएगा, पर तभी e नहीं मिलेगा। यानी हमें इतना क्लियर हो गया है कि जब भी हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे या डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमको दो डिनोमिनेटर वाले टर्म्स मिल जाएंगे, बाकी हमें फाइंड करने होंगे। तो चलिए हम लोग इसको फाइंड करते हैं। इसको हम सीधे एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंडिंग नहीं, हम इसमें से पहले करते हैं आर वन में से आर वन माइनस आर थ्री करते हैं। ठीक है, एंड आर टू में से आर टू माइनस आर थ्री करते हैं। एक्सपेंड नहीं करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो फिर से मैसी हो जाएगा। आर वन में से हमने आर थ्री को घटाया, आर टू में से भी आर थ्री को घटाया, तो हमको ये मिल जाएगा, वी गेट पी माइनस ए, बी माइनस बी विल गिव मी जीरो, एंड सी माइनस आर मुझे मिल जाएगा। फिर यहाँ पर ए माइनस ए जीरो मिल जाएगा, क्यू माइनस बी होगा, सी माइनस आर होगा, ए मिलेगा, बी मिलेगा, आर मिलेगा। ये हमारा आ गया जीरो। इसको एक्सपेंड करते हैं आर वन के अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन, तो ये हो जाएगा एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन, वी गेट, देखिए यहां पर हमको क्या मिल जाएगा, p माइनस ए इंटू क्यू माइनस बी इंटू आर माइनस बी टाइम्स सी माइनस आर, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ का जो अंडरलाइन साइन है वो हम जानते हैं कि प्लस होता है, और यहाँ भी प्लस होगा, बीच में माइनस होता है। इसको जो करेंगे तो प्लस सी माइनस आर मिलेगा, और उसके बाद मिल जाएगा माइनस ए टाइम्स क्यू माइनस बी, ये हमको मिल जाएगा जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा p माइनस ए क्यू माइनस बी इंटू आर माइनस बी सी माइनस आर प्लस सी माइनस आर माइनस ए, क्योंकि हमारा माइनस ए, ध्यान रखिएगा ये एक मिस्टेक का स्टेप है, यहाँ प्लस सी है, पर इधर जब करेंगे तो जीरो आएगा, तो इधर से सॉल्व करते करेंगे तभी माइनस ए क्यू माइनस बी आएगा, और ये माइनस से आएगा क्योंकि यहाँ पर सॉल्व करते समय ऐसे ही होता है। ठीक है, माइनस ए और फिर आ जाएगा क्यू माइनस बी, दिस होल थिंग इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए हमको क्या मिल गया, p माइनस ए क्यू माइनस बी इंटू आर माइनस बी सी माइनस आर p माइनस ए प्लस सी माइनस आर, यहाँ पर माइनस एन आ जाएगा,
Q माइनस बी इंटू ए इज इक्वल टू 0। देखिए हमको यहाँ पर दे रखा है P माइनस ए, Q माइनस बी, C माइनस आर, P माइनस ए, यानी अगर हम कोशिश करते हैं इसको डिवाइड करने की तो हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। डिवाइडिंग बाई P माइनस ए, Q माइनस बी, C माइनस आर। देख लेते हैं हमको क्या चाहिए। हमको सवाल में चाहिए क्या था, हमको चाहिए था P माइनस ए, Q माइनस बी और R माइनस सी चाहिए था। तो हम इसमें से C माइनस आर की बजाय R माइनस सी ले लेते हैं अब यहाँ पर। तो P माइनस ए के बाद हो जाएगा Q माइनस बी और हमको चाहिए R माइनस सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, Q माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा R अपॉन R माइनस सी। यहाँ पर हमको बी दे रखे, फाइनली डिटरमाइन करते हैं। C माइनस आर कैंसिल होने की बजाय हमको यहाँ दे देगा R माइनस सी वहां दे देगा, तो ये माइनस वन दे देगा। P माइनस ए डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास यहाँ बचेगा बी के बाद Q माइनस बी। यहाँ पर सिंस माइनस साइन आया है क्योंकि यहाँ पर C माइनस आर है और डिवाइड कर रहे हैं R माइनस सी से, तो यहाँ पर जो माइनस साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद ए लिखते हैं, साइन में डिटरमाइन कर लेते हैं। देखिए C माइनस आर ऑब्वियसली बात है, ये माइनस वन देगा हमको, Q माइनस भी वैसे ही हो जाएगा और ये मुझको P माइनस ए दे देगा। यहाँ का माइनस साइन प्लस में हो जाएगा इसकी वजह से, तो 0 आ गया। तो हमारे पास आ गया R अपॉन R माइनस सी प्लस B अपॉन Q माइनस बी, A अपॉन P माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमको चाहिए किसकी वैल्यू, हमको चाहिए P अपॉन P माइनस ए प्लस Q अपॉन Q माइनस बी प्लस R अपॉन R माइनस सी की वैल्यू निकालनी। देखिए हमारे पास R अपॉन R माइनस सी तो यहाँ दे रखा है, बट यहाँ पर B अपॉन Q माइनस बी दे रखा है और यहाँ पर हमारे पास Q अपॉन Q माइनस बी, यहाँ पर A अपॉन P माइनस ए दे रखा है, यहाँ पर P अपॉन P माइनस ए दे रखा है, यानी यहाँ पर PQ दे रखा है, यहाँ पर AP दे रखा है। तो कुछ ना कुछ तो हमें इसमें और एक स्टेप जाना पड़ेगा तभी इसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, वो है R अपॉन R माइनस सी। तो यहां से हम निकालते हैं R अपॉन R माइनस सी की वैल्यू माइनस B अपॉन Q माइनस बी माइनस A अपॉन P माइनस ए, और इससे अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको यहां रखते हैं तो ये हो जाएगा P अपॉन P माइनस ए प्लस Q अपॉन Q माइनस बी माइनस B अपॉन Q माइनस बी माइनस A अपॉन P माइनस ए। लेट्स सी ये क्या आता है, ये आ जाएगा P, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से अगर इन दोनों में P माइनस ए कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा P माइनस ए अपॉन P माइनस ए प्लस Q माइनस बी अपॉन Q माइनस बी विच विल गिव मी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर आ गया 2। यहाँ पर भी हमने जो सवाल सॉल्व किया वो खाली समझने की बात थी कि हमसे क्या दे रखा गया है और क्या पूछा गया है। आईआईटी इज ऑल अबाउट दिस ओनली। आपको क्या दे रखा गया है, आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे उसको विजुलाइज करते हैं, आईआईटी सिर्फ इसी चीज का खेल है। यहाँ पर कोई ट्रिक्स नहीं होती हैं, यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको कोई भी सवाल किसी भी समय किसी भी तरीके से दे दिया जाए तो आप उस सवाल को सॉल्व कर लोगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनको ऑल दी वेरी बेस्ट, एकदम रॉक करके आइएगा पेपर। और याद रखिएगा जैसा मैंने कल भी कहा था, कुछ खास है हम सभी में, बस कल अपने आप को खास प्रूफ कर दीजिए। टिल देन इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ। मिलते हैं कल एग्जामिनेशन के बाद कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।